Hello to everyone. Today we will discuss about Ohm's law. Okay. In Ohm's law, first of all, we can ask about who is Ohm's. Yeah? क्या कहेंगे अपन? ये इस्टेब्लिश किया गया था एक जॉर्ज सीमन ओम नाम के जर्मन साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा, जो कि इन ईयर 1828 में हुआ था। 1828 के अंदर जॉर्ज सीमन ओम्स ने, जो जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने एक नियम दिया था, एक लॉ क्रिएट किया था, एस्टेब्लिश किया था। वो लॉ था ओम्स लॉ। उसे ओम्स लॉ कहा गया है। ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर अपन कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं, क्या कहता है, सॉरी, इफ वी है अगर अपन कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, टेम्परेचर, उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और मैटर ऑफ कंडक्टर। अगर इन सब के अंदर कोई तरह का चेंज ना हो, इट मीन्स नो चेंज हो, तो उस समय इस कंडक्टर के अक्रॉस जो अपन करंट अप्लाई करेंगे, वो इस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज या जो पोटेंशियल अप्लाइड होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, ऐसे होते बोले, दिस इज प्रोपोर्शनल टू दैट वन, है ना। क्या कह रहा है, अगर अपन ने वो कंडक्टर लिया है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई तरह का चेंजेस नहीं आ रहा है और इसके अंदर से कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अब इसका जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी को अपन किस तरह से लिखते हैं, ना तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, V is proportional to I। जब ये V is proportional to I होता है और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो यहाँ पर इक्वलिटी के साथ में R आ जाते हैं। ये R क्या है इसका, इसे अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है ना। और इस R को साथ में क्या नाम दिया गया अपने, रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी यूनिट होती है ओम, जिसे अपन ओम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इस हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो आर इक्वल से लिखता हूँ V अपॉन आई। तो अगर मेरे को किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, अगर मैं किसी भी सपोज कंडक्टर है, इसके अक्रॉस V की वैल्यू मेरी 1 वोल्ट रहे और उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर होगा, तो इसके अंदर मेरा जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम होगी। इससे अपन ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है। अब अगर अपन देखें कि इसके अंदर कोई तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या बाद में कहेंगे अपन, यार ये अपने डेफिनेशन, सॉरी, इक्वेशन जो आती है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग क्या पाएंगे कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, इधर आई ले लेता हूँ और इधर V ले लेता हूँ, तो इस ग्राफ में क्या आएगा कि मेरा जो आउटपुट आएगा वो लीनियर आएगा। ठीक है, थीटा बन रहा है। ठीक है। अगर मैं इसके अक्रॉस एंगल निकालता हूँ, तो एंगल क्या आएगा, I और V के अक्रॉस
tan थीटा होगा, है ना, वो क्या होगा आई अपॉन वी। और ये जो आई अपॉन वी है इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी बेटा, आर की फॉर्म में आ जाएगी, है ना, अगर मैं एंगल की फॉर्म में निकालूंगा तो ये अपने को मिल गया। अब ये तो हो गया अपना ओम्स लॉ, जिसका अपन ने मोटे मोटे तौर पे क्या होगा देख लिया। अब अगर मैं इसको हटा के आपके सामने नई चीज लेकर आता हूँ जो इसको और ज्यादा क्लियरफाई कर देता है, वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अगर अपन ओम्स लॉ के डिडक्शन की बात करें, सॉरी, तो मैं क्या कहता हूं कि सबसे पहले अपन एक इक्वेशन लेते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। यहां पर ये जो J है ये क्या है, ये मेरी सॉरी करंट डेंसिटी को बता रही है, ये किसको बता रही है, सीबी इलेक्ट्रिक फील्ड या उसकी इंटेंसिटी बता रही है, उसको बता रही है ना। और ये क्या बता रही है, कंडक्टिविटी को शो कर रही है। अपने पास इस फॉर्मूले से ये चीज आ जाती है अगर अपन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर रिलेशन निकालते हैं तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंडक्टर लेता हूँ, ठीक है, वापस एक कंडक्टर ले लिया यहाँ, कैसा भी था अच्छा पूरा ले लिया तुमने। इसके अक्रॉस मैंने क्या किया, एक वोल्टेज लगा दिया V। तो यहाँ से क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा I, है ना। जब ये करंट फ्लो हो रहा है I, तो उस समय जो कंडक्टर है इसका मैं कह दूँ ए, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। और उसके बाद में इसकी जो लेंथ है वो L मान लूँ मैं, ठीक है, और भी कुछ इसके अंदर रहा है वो भी ले लेंगे अपन इसी तरह से। तो अब क्या होगा कि जब अपन को ये मालूम चल गया तो अपन जानते हैं कि जब करंट डेंसिटी जो होती है इसके अंदर करंट फ्लो आई हो रहा है जे, ये किसके बराबर होती है, आई अपॉन ए के। तो इसके अंदर जो करंट डेंसिटी होगी वो अपन को मालूम चलेगी क्या होगी, आई अपॉन ए। और इसके अक्रॉस अगर मैं इसकी निकालू क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की आई इंटेंसिटी की बात करूँ किसके बराबर हो जाएगी अपनी, वी अपॉन एल के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, वी अपॉन एल, ठीक है। ये दो चीजें अपन को मालूम चल गई कि ये दो होती है। अब इसको मैं यहाँ पर रखूं तो मेरे क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए आई अपॉन ए इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ वी अपॉन एल। अब अपन क्या करते हैं, देखो कि v के अलावा सारी चीजें को उधर डाल देते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू आई डॉट एल अपॉन ए डॉट कंडक्टिविटी। तो नहीं लिख सकता है ना, क्या लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता। अब जब मेरे ये चीज आ गई सामने तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, v को इधर रख देता हूँ, आई को इधर रख देता हूँ, मैं आई को बाद में लूंगा, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एल अपॉन ए डॉट ठीक है। अभी जो कंडक्टिविटी होती है, ये कंडक्टिविटी एक्चुअल में क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसके यहाँ पर मैं रो इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के यहाँ पर लिखूं तो v इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, रो इंटू एल अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब ये जो है मेरे पास वैल्यू रो एल अपॉन ए, ये किसको रिलेट करती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और जब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है तो मेरा v इक्वल क्या हो जाएगा, आर इंटू आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, ये वापस में डिडक्शन हो जाएगा।
तो इस तरह से अपन ये देख सकते हैं ओम्स लॉ के बारे में कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके लिए ये जानकारी थोड़ी लाभदायक रहेगी। आगे इससे और लेक्चर निकालेंगे अपन। थैंक यू वेरी मच, आपको इसको